हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 12 का जो प्रीवियस आर्टिकल बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, इसका नाम था एडी करंट। आज हम एडी करंट्स की डिजायरेबल अनडिजायरेबल इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि एडी करंट से क्या क्या हमारे को क्या कहते हैं नुकसान हो सकता है, या बोल सकते हैं क्या एडी करंट के जो है हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम एडी करंट को कैसे मिनिमाइज करेंगे उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्या मेथड हो सकता है हमारे पास एडी करंट को मिनिमाइज कम करने का, क्योंकि वो हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इस एडी करंट्स की एप्लीकेशन क्या है, ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कंप्लीटली थियोरेटिकल बेस्ड है। इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा पॉइंट टू पॉइंट सारे लिखे हैं पॉइंट्स ना, उन पॉइंट्स को आप समझ लो। देखो, एडी करंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करें। मान लो कोई भी आपके पास मेटल का मटेरियल है, सपोज करो यही मेटल का मटेरियल है। ठीक है, ये मेटल एक पीस है, किसी भी शेप का ये हो सकता है। आपने इसके थ्रू इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया है, तो इसमें जो करंट बनता है उस करंट को क्या बोलते हैं? एडी करंट। नाम इसका एडी करंट क्यों है? क्योंकि ये जो करंट है इसमें किस का होता है बेटा? सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है करंट, इसमें गोल गोल घूमता है, इसलिए इसका नाम एडी करंट रखा गया है। ठीक है, एडी वर्ड का मतलब ये सर्कुलेशन होता है। कोई चीज अगर सर्कल में घूम रही है तो हम बोल सकते हैं वो एडी एडी मोशन है उसका। ठीक है, तो एडी करंट के क्या अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं उसको बारे में बात करते हैं। जैसे आपके पास आप लोगों ने बेटा इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा है 10th क्लास में, इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ा है, ट्रांसफार्मर पढ़ा है। उन सभी चीजों में हम लोग मेटल के पीसीज यूज करते हैं। ठीक है, मेटल के कुछ ना कुछ मटेरियल हम यूज करते हैं, मेटल का फ्रेम यूज करते हैं किसी के अंदर, उसमें जो आर्मेचर हम यूज करते हैं वो भी सॉफ्ट आयरन का होता है इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर में ना। कि सब चीज किससे बनी होती है? मेटल की। और जो वो मटेरियल है या फिर वो जो आर्मेचर है या फिर जो ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी, जो भी हमारे पास मेटल का मटेरियल है उसके अंदर एडी करंट डेवलप होता है। किसकी वजह से? क्योंकि जब ट्रांसफार्मर की कोयल मान लो रोटेट कर रही है, कोयल टर्न कर रही है, टर्न करने की वजह से उस कोयल का मैग्नेटिक फ्लक्स, उस कोयल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? चेंज। और उस कोयल के अंदर डेवलप होता है क्या? एडी करंट। ठीक है, तो जितने भी डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर्स, इन सभी के अंदर एडी करंट जनरेट होता है। अब एडी करंट जनरेट होने से क्या होता है बेटा? एडी करंट जनरेट होगा तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट के प्रोडक्शन से, हीट के प्रोडक्शन से हम बोल सकते हैं कि जो हम वायर यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, जो भी हम वायर यूज करते हैं कॉपर के, उनके ऊपर एक इंसुलेटर चढ़ा होता है। ठीक है, वो इंसुलेटर क्या हो जाता है बेटा? मेल्ट। किसकी वजह से? हीटिंग इफेक्ट की वजह से मेल्ट हो जाता है, और वो इंसुलेटर हमारा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जनरेटर, मोटर या ट्रांसफार्मर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं एडी करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है किसी भी कॉइल के अंदर या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हमने बताया आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है बेटा? इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर लो, चाहे किसकी बात कर लो बेटा? इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात कर लो। इन सभी इंस्ट्रूमेंटों में जो वायर यूज करते हैं उस वायर के ऊपर लगा हुआ इंसुलेटर मेल्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि एडी करंट के अनडिजायरेबल इफेक्ट में आता है। मतलब हम लोगों ने ये चीज सोची नहीं थी, ये चीज हो गई है। ठीक है, अब आपके पास टास्क आता है कि आप कैसे एडी करंट को कम कर सकते हो। एडी करंट को कम करने का तरीका क्या है? क्या हम एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं? क्या तरीका है? क्या रूल, क्या उसका रूल है? मैथड समझने के लिए सपोज करो, देखो मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल से मैं समझूंगा कि एडी करंट को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। मान लो ये आपके पास नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये कौन सा बेटा? साउथ पोल है। और ये हाँ, इसके बीच में मैंने एक कोयल को रखा हुआ है, कोयल को सस्पेंड किया हुआ है। अब हम जब कोयल को ऑसिलेट कराते थे, आपको याद होगा, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मैंने कोयल को, मान लो सपोज करो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोयल है। ठीक है बेटा, इस कोयल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और आप उस कोयल को ऐसे ऑसिलेट करा रहे हो, ऐसे, लाइक दिस। तो क्या होगा? जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी कोयल, इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा और एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज। तो इस कॉइल के अंदर जनरेट होने वाला सर्कुलर डायरेक्शन में कौन सा करंट? एडी करंट। अब एडी करंट क्या काम करेगा बेटा? एडी करंट इसके मोशन को अपोज करेगा, तो जो इसका ऑसिलेशन है वो धीरे 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 रुक जाएगा। किसकी वजह से बेटा? एडी करंट की वजह से। एडी करंट क्या कर रहा है?
इसके अंदर करंट बना रहा है, करंट क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से इसके ऑसिलेशन में क्या आ जाएगी, डैम्पिंग आ जाएगी। क्या बोल सकते हैं, इसका ऑसिलेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑसिलेशन के अंदर ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ, मतलब ऑसिलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है हमारा कौन सा करंट, एडी करंट। अब हम एडी करंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जो आपकी कॉइल है, इसी कॉइल थी आपके पास, इस कॉइल को आप कट कर दो बेटा, स्लॉटिंग कर दो इसके अंदर, ऐसे कटिंग कर दो इसकी, जैसे कोम होता है ना, कोम कंघी होती है बेटा, कंघी में जैसे कटिंग होती है वैसी कटिंग कर दो इसको। आपने ऐसी कटिंग कर दी इसकी, ठीक है। अब कॉइल को आप उसके अंदर ऑसिलेट कराओ, देखो क्या होगा, इससे होगा क्या, जब आपने इस कॉइल की कटिंग की और इस कॉइल को हमने ऑसिलेट कराया मैग्नेटिक फील्ड में, तो 100% गारंटी है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। 100% मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें करंट बनेगा, और करंट का नाम क्या होगा, एडी करंट। अब देखो करंट, जो एडी करंट है वो सरफेस पर फ्लो करता है, तो करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे बेटा। तो करंट का जो है पाथ बढ़ गया बेटा। इस वाले केस में अगर हम बात करें तो करंट का पाथ कम है, इस वाले केस में करंट का पाथ, जो कॉइल के, जो एडी करंट जो डेवलप हुआ है इस कॉइल के अंदर, तो उस करंट का, है ना, आपने स्लोटिंग की, पहले स्लोटिंग नहीं की थी, तो करंट यहां से यूं जाता था, करंट का पाथ कम, रेजिस्टेंस कम, ज्यादा करंट निकलेगा, ठीक है। अब करंट का पाथ आपने बढ़ा दिया, अब करंट यूं फ्लो हो जा रहा है, रास्ता जो करंट का है वो डबल हो गया है, ट्रिपल चौपल बढ़ गया है रास्ता। रास्ता बढ़ने की वजह से क्या हुआ, आपका करंट की अमाउंट, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डिक्रीज, और जो कि ऑटोमेटिकली किसको डिक्रीज कर रहा है, आपके एडी करंट को। और एडी करंट डिक्रीज हो गया तो इससे जो इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड, जब ये वाली कॉइल, जब इसके अंदर हमने ऑसिलेटिंग कराया, जब इस वाली कॉइल को हम ऑसिलेट कराएंगे तो इसमें जो डेवलप एडी करंट की अमाउंट कम होगी, जिससे जिसकी वजह से आपकी जो डैम्पिंग है ना बेटा, वो डैम्पिंग कम हो जाएगी। डैम्पिंग का मतलब इसके ऑसिलेशन पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो ऑसिलेशन पर स्मॉल इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम बोलें कि अगर इसमें स्लॉटिंग नहीं करी और ये 10 मिनट में रुक जाता है, ऐसे घूम के, ऐसे ऐसे घूम के 10 मिनट में रुक जाता है, एक तो ऐसा हो गया। और अगर हम इसमें स्लॉटिंग कर दे 10 मिनट की जगह पर ये 15 या 20 मिनट में जाकर रुकेगा, तो उसमें जो डैमेजिंग है, या बोल सकते हैं डैमेज होता है जो ऑसिलेशन में, उस डैमेज की पावर क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। कैसे कर सकते, स्लॉटिंग करके। तो हम कैसे कर सकते हैं बेटा, हम मिनिमाइज कर सकते हैं एडी करंट को, किसकी हेल्प से, स्लॉटिंग करने की। अगर स्लॉटिंग करते हैं, स्लॉटिंग करने से क्या बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट ये मिलता है कि करंट, जो एडी करंट उसका पाथ इंक्रीज जाता है, और एडी करंट का पाथ इंक्रीज होने से एडी करंट की अमाउंट डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो डैम्पिंग है वो भी क्या हो जाएगी, कम, ऑसिलेशन कंप्लीट रहेगा हमारा, ठीक है, स्मॉल डैम्पिंग आएगी। इसी को एक और तरीके से हमने एक्सप्लेन किया, मान लो ये भी एक तरीका है कि कैसे हम एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। मान लो ये आपके पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको हमने किसी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक से हमने पास किया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होने की वजह से एडी करंट बन गया सर्कुलर डायरेक्शन में। अब इसको करंट को रिड्यूस करना है, तो करो क्या बेटा, इसको हम बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे। जैसे यही है हमारे पास मटेरियल, इसको बहुत छोटे छोटे पीस में कट कर लो, अलग अलग पीसेस के अंदर कट कर लिया। जैसे आप इसको अलग अलग पीसेस में कट कर लोगे, ठीक है, छोटे छोटे इसके हिस्से बन जाएंगे, उन सभी हिस्सों पर चला दो पॉलोथीन, या फिर उनको सबको लैमिनेट कर दो, लैमिनेशन करके फिर दोबारा से इन सबको वापस ज्वाइन कर दो। अब होगा क्या, ये वाला पोर्शन अलग, ये वाला पोर्शन अलग, हर पोर्शन अपना अलग स्मॉल एक करंट, अलग एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। इसमें एडी करंट यू फ्लो करेगा, इसमें एडी करंट यू, इसमें एडी करंट यू, होगा क्या, पाथ ऑफ एडी करंट फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो किसी भी एलिमेंट में या सॉलिड मटेरियल में या प्लेट में अगर हम एडी करंट को रिड्यूस करना चाहते हैं, जैसे जनरली होता क्या है, ट्रांसफार्मर में ये काम होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर हम एक आयरन का कोर यूज करते हैं, जो कोर एडी करंट की वजह से हीट अप हो जाता है, और जो उन एलिमेंट पे चढ़ा कॉइल, उसको एलिमेंट पे चढ़ा इंसुलेटर, उसको डैमेज कर देता है। तो क्या करते हैं हम लोग, उस जो आपने सॉफ्ट आयरन यूज किया उसके छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं बहुत सारे, ठीक है, छोटी छोटी पत्तियां बना लेते हैं, उसकी पत्तियों पर लैमिनेशन चढ़ा देते हैं, ठीक है, लैमिनेशन पॉलीथीन की हेल्प से, ठीक है, या मेल्टेड पॉलीमर की हेल्प से उस पर लैमिनेशन चढ़ा के और सबको सबको ज्वाइंट कर लेते हैं। सबको ज्वाइंट करते हैं तो आपका एडी करंट का पाथ बढ़ जाता है। एडी करंट के पाथ बढ़ने से जो एडी करंट की अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिक्रीज। जिस तरीके से हम एडी करंट को क्या कर सकते हैं बेटा, मिनिमाइज। क्लियर है। अब आती है बेटा इसकी एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम, एडी करंट की एप्लीकेशन। क्या क्या एप्लीकेशन होती है एडी करंट। देखो अब तक हमने क्या पढ़ लिया,
कि एडी करंट के अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या क्या है। ओके, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, डैमेज हो जाती है क्या, इंसुलेशन कॉइल से। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा इसमें कि इसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है। इसको मिनिमाइज करने का तरीका है उस कॉइल या उस प्लेट के अंदर स्लॉटिंग कर दो, है ना, उस कॉइल या उस प्लेट के अंदर स्लॉटिंग कर दो, उसको चारों तरफ लैमिनेट कर दो। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा वो क्या है, एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ एडी करंट का यूज होता है, जो मेन एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके फर्दर आप बुक में पढ़ सकते हो, बहुत सारी एप्लीकेशन है एडी करंट की जो मेन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, वो एप्लीकेशन हम बता रहे हैं। सबसे पहले आता है इंडक्टेंस फर्नेस या इंडक्टिव फर्नेस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव फर्नेस। देखो, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी जहां पर चीजों को मेल्ट किया जाता है। एक इंडक्टिव फर्नेस होती है जहां पर छोटे छोटे पीसीस मेटल के, बहुत सारे छोटे छोटे पीसीस का यूज किया जाता है, और उन मेटल के पीसीस में उनसे उनके अराउंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको चेंज किया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से छोटे छोटे मेटल के पीसेस में एडी करंट डेवलप होता है, और एडी करंट डेवलप होने की वजह से क्या होता है, वो हीट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि हीट करंट का अपना एक ऑटोमेटिकली इफेक्ट है। जब किसी सर्किट में से करंट पास होगा उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, किसी मेटल में से, किसी कंडक्टर में से, ठीक है, किसी सेमी कंडक्टर में से अगर करंट पास होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो छोटे छोटे पीसीस के अंदर उनको हम सब्जेक्ट करते हैं कहाँ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की कंडीशन, मतलब उनको ऐसी जगह रखते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उससे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और उसी हीटिंग इफेक्ट का हम उस फर्नेस में यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव फर्नेस। ठीक है, क्लियर है। अब आती सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी एडी करंट का, इंडक्टिव फर्नेस में क्या होता है बता दिया मैंने आपको। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, वो सुनो। ठीक है, जिसका जो हमारा एडी करंट से रिलेटेड है, वो बोल सकते हैं एप्लीकेशन है। आप लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो नीडल होती है वो कहाँ पर होती है, हमेशा जीरो पोजीशन पर होती है। मान लो आपके पास सर्किट में आपने करंट पास किया और नीडल यहाँ डिफ्लेक्ट हो गई, इधर आ गई। जैसे आपने स्विच को ऑफ किया तो नीडल जो है एकदम से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं जाती। ठीक है, वो वहां उस वहां पहुंचने से पहले वहां पर ऑसिलेट करती है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तब थोड़ी देर बाद जाकर वो अपनी मेन पोजीशन में जीरो कंडीशन पहुंचती है। तो जब भी हम किसी गैल्वेनोमीटर में से करंट पास करते हैं, करंट पास करने के बाद अब जैसे ही करंट को ऑफ करते हैं, करंट की वैल्यू को जीरो करते हैं, तो नीडल एकदम से रैपिडली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आती। ठीक है, वो वहां पर क्या करती है बेटा, ऑसिलेट करती है, और कुछ टाइम बाद जाकर वहां पर किस पर आती है, रेस्ट पर आती है। कुछ टाइम बाद वो जाके निडल वहां पर किस पर आती है बेटा, रेस्ट पर आती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बेटा, हम चाहते ही है कि हम जैसे ही करंट को जीरो करें, ये निडल उसी टाइम अपनी मेन पोजीशन पर आ जाए, उसी टाइम किस पर आ जाए, अपनी मेन पोजीशन पर आ जाए। अब ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब इसमें क्या डेवलप हो, एडी करंट। इसमें क्या डेवलप हो, एडी करंट, इस कॉइल के अंदर या फिर अंदर जो हमने कॉइल यूज करी है उसमें एडी करंट। इसलिए मूविंग कॉइल के अंदर हम लोग रेक्टेंगुलर फ्रेम यूज करते हैं, जो कि मेटेलिक फ्रेम है ना, मेटेलिक फ्रेम यूज करते हैं, या फिर आयरन वायर यूज करते हैं, आयरन की, कॉपर की वायर। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वायर यूज करते हैं, जिसका होता है मेटेलिक फ्रेम हमने यूज कर लिया। ठीक है, जब वो कॉइल रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद जब अपनी मेन पोजीशन पर आती है तो ऑब्वियसली बात है कॉइल किस में मूव करती है, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की वजह से उस कॉइल के अंदर एडी करंट बनता है, जो मूविंग कॉइल के गैल्वेनोमीटर में आपने कॉइल बनती है उसमें जो करंट बनेगा। तो करंट बनने से क्या होगा कि जो निडल ऐसे ऑसिलेट कर रही है मेन पोजीशन पर, इस पर फोर्स लगेगा, किसकी हेल्प से, जो एडी करंट बन रहा है वो उस पर फोर्स लगा रहा है मैग्नेटिक फील्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से निडल वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जल्दी आ जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। क्या बोलते हैं, अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन का या फिर मेटेलिक फ्रेम का या फिर स्मॉल आयरन वायर का यूज ना करें तो होगा क्या, कुछ टाइम बाद अपनी जीरो नीडल पोजीशन जीरो पर आएगी। पर हमको चाहिए क्या, कि वो रैपिडली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। तो हमने एक ऐसी कॉइल मैग्नेटिक मटेरियल यूज करे जिसकी वजह से एडी, जिसमें एडी करंट डेवलप हुआ, एडी करंट डेवलप हुआ तो उसका ऑसिलेशन जो होगा वो डैम्प हो गया, ऑसिलेशन ज्यादा हो गया, ऑसिलेशन में डैम्पिंग ज्यादा होगी, ज्यादा फोर्स लग गया और अपने आप फटाफट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग था। इसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी बोल देते हैं कई बार। क्या बोल देते हैं बेटा, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ठीक है,
वैसे ही हम इलेक्ट्रिक ब्रेक्स की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, जो हमारा एडी करंट है उसका यूज करते हैं। कैसे करंट का यूज करते हैं, जो ब्रेक्स लगती है हमारी बाइक वगैरह में, उसमें जो व्हील होता है ना बेटा, व्हील, उस व्हील को हम लिंक कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो व्हील मूव करता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, व्हील के अंदर जनरेट होता है एडी करंट, जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, और जिसकी वजह से आपकी व्हील क्या हो जाती है बेटा, रोटेट करना कम कर देती है। जो कि इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो आपके आप पता मेट्रो वगैरह के अंदर इलेक्ट्रिक ब्रेक्स का यूज करते हैं, वो भी ब्रेक्स इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। स्पीडोमीटर जो बाइकों वगैरह में यूज करते हैं ना, स्पीडोमीटर, वो भी बेसिकली किसका प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी एडी करंट का। क्या होता है, आपके पास मान लो स्पीड ज़्यादा है, व्हील ज़्यादा रोटेट करेगा, ज़्यादा रोटेट करेगा तो व्हील से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा, और व्हील से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो व्हील जो है, व्हील वो ऑटोमेटिकली एडी करंट डेवलप करेगा। जितना ज़्यादा एडी करंट होगा बेटा, उतना स्पीडोमीटर आपको एडी स्पीड की वैल्यू ज़्यादा दिखाएगा। जितना कम एडी करंट होगा, उतना स्पीडोमीटर आपको स्पीड की वैल्यू कम दिखाएगा। तो ये थे हमारे पास क्या, एडी करंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एडी करंट को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, और एडी करंट की क्या क्या एप्लीकेशन थी, ठीक है। यहाँ आपका एडी करंट जो आर्टिकल है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, उस आर्टिकल पे हम चलने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं बेटा। नेक्स्ट आर्टिकल का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट आर्टिकल का नाम है बेटा सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का क्या यूज है, और सेल्फ इंडक्टेंस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या प्रोसेस है सेल्फ इंडक्टेंस की, देखो ध्यान सुनो। मान लो आपके पास कोई इंडक्टर है। इंडक्टर किसको बोलते हैं बेटा, इंडक्टर बोलते हैं सोलेनोइड को, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें, इंडक्टर किसको बोलते हैं, सोलेनोइड को। मान लो ये आपके पास कोई सोलेनोइड है, ठीक है। आज से मैं इस सोलेनोइड को सोलेनोइड ना बोलकर, ठीक है, क्या बोलूंगा बेटा, इंडक्टर। और इस इंडक्टर को आप लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से करंट 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 पास कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों ने लगा दिया की, ठीक है। की को आप ऑन करोगे, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब हम प्रोसेस समझ रहे हैं, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, क्या होता है। जैसे आपने इस कोयल में करंट पास किया, ठीक है, अगर आप इस कोयल के अंदर से जो करंट पास कर रहे हो आई, उसको आप इंक्रीज करते हो। क्या कर रहे हो बेटा, इंक्रीज कर रहे हो। मान लो पहले करंट 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और फिर 4 एम्पियर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। आपने एक इंडक्टर लिया, इंडक्टर में से करंट पास किया, और आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये आप मान सकते हैं आपके पास वेरिएबल बैटरी है, जिसका वोल्टेज आप वेरी कर सकते हो, और वोल्टेज वेरी होगा तो करंट ऑटोमेटिकली वेरी होगा। आप लोगों ने क्या किया, इसके करंट को इंक्रीज किया 0 से लेकर कहां तक बेटा, 1, 2, 3, 4 तक। तो होगा क्या, सेल्फ इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है। किसकी है प्रॉपर्टी, इंडक्टर की। जब आप इस इंडक्टर में से करंट पास करते हो और करंट की वैल्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, तब इंडक्टर में एक बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट जनरेट होता है। इसको बोलते हैं कौन सा करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो ये बैकवर्ड करंट जनरेट करने की प्रॉपर्टी सेल्फ इंडक्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। मतलब जब हम इसमें से करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, तो कॉइल जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगी, और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट आपके करंट जो इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करेगी। क्लियर है। तो जैसे आप किसी कॉइल के अंदर करंट को क्या करते हो बेटा, इंक्रीज, तो कॉइल जो है वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, बैक ईएमएफ, जो कि आपके करंट जो इंक्रीज हो रहा है करंट, उस करंट को क्या करने की कोशिश करेगी, डिक्रीज करने की। बट अगर आप मान लो करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो, करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। मान लो सपोज करो
आप 4 एम्पियर तक पहुंच गए, 4 से आप पहुंच रहे हो 4 3 2 1। जैसे ही अगर आप करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करोगे, ठीक है, सेम यही हमारे पास ये इंडक्टर है, ठीक है, इसमें हमने कोई बैटरी लिया है और ये हमारे पास की है। अब हम करंट को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। जब आप करंट को डिक्रीज करोगे तो ये कॉइल क्या करेगी, ये करंट की डायरेक्शन में ही, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करेगी, जिस डायरेक्शन में आपका, और ये करंट को डिक्रीज नहीं होने देगी। तो ये उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप करंट फ्लो कर रहे हो, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी, फॉरवर्ड ईएमएफ क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। तो सुनो, सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है। अगर हम किसी कॉइल में किसी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करें तो कॉइल बैकवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करके उस करंट को इंक्रीज नहीं होने देती। और अगर हम किसी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करें, ठीक है, तो कॉइल फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करके उस कॉइल करंट को डिक्रीज नहीं होने देती। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि कॉइल ये चाहती है, अगर हम समझे इसको, कि उसके अंदर से जितना करंट फ्लो कर रहा है, ना तो वो करंट इंक्रीज हो और ना ही वो करंट क्या हो, डिक्रीज। अगर करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो कॉइल उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, और वो करंट अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो आप कॉइल उसको क्या करने की कोशिश करेगी, इंक्रीज करने की कोशिश। ऐसी इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब कॉइल की डिमांड ये है कि इसमें से जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, वो ना तो इंक्रीज हो और ना डिक्रीज हो। अगर वो इंक्रीज नहीं हो रहा और डिक्रीज नहीं हो रहा तो वो चाहता है कि उस कॉइल के अंदर से जो करंट है उस करंट की वैल्यू क्या रहे बेटा, कांस्टेंट। उस करंट की वैल्यू कभी चेंज ना हो, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को, सेल्फ इंडक्टेंस को अगर हम समझे इनर्शिया के टर्म में, तो इसको हम बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, इसको हम बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी इंडक्टर की, जिस प्रॉपर्टी की वजह से इंडक्टर में अगर करंट बढ़ रहा है तो ये प्रॉपर्टी उस करंट को क्या करेगी, डिक्रीज, और अगर इंडक्टर में करंट घट रहा है तो ये प्रॉपर्टी उस करंट को क्या करने की कोशिश करेगी, इंक्रीज। ना तो ये करंट को ज्यादा बढ़ने देगी, ना ये करंट को क्या करने देगी बेटा, कम होने देगी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब कुछ एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सेल्फ इंडक्टेंस रोल प्ले करता है सर्किट के अंदर, ठीक है। होप सो सबको ये समझ में आ गया होगा सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है। मान लो ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है बेटा, और इस बल्ब को हम लोगों ने एक इंडक्टर से जोड़ दिया है और आपने इसको जोड़ दिया एक बैटरी से या सेल से, और यहाँ पर एक की लगा दी। जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे सर्किट में क्या फ्लो करेगा बेटा, करंट फ्लो करेगा। करंट किसके थ्रू जाएगा, इंडक्टर के थ्रू, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे आपका जो बल्ब है वो इंस्टेंटेनियसली ब्राइट नहीं होगा, मतलब एकदम से वो ग्लो नहीं होगा, यूं नहीं कह सकते एकदम से वो ब्राइट हो जाएगा। रीजन क्या है, इंडक्टर। क्योंकि जब इसमें से हम करंट पास, पहले हमने स्विच ऑफ रखा, इसमें से करंट 0 था, और जब से स्विच को ऑन किया, मान लो स्विच को ऑन करते ही करंट की वैल्यू आ गई 0.2 एम्पियर, तो करंट 0 एम्पियर से कितना बढ़ा, एकदम से 0.2 एम्पियर। तो इस इंडक्टर से लिंक करंट, उसकी वैल्यू क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। और तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये अप्लाइड करंट को अपोज करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। कितना फ्लो नहीं करेगा, एकदम से 0.2 नहीं करेगा। स्टार्टिंग में कितना करेगा, 0.01, धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ेगी 0.1, देन आफ्टर 0.2 वोल्ट। कुछ टाइम बाद इसका जो अप्लाइड वोल्टेज है और जो बैक ईएमएफ दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और फिर आप सर्किट में पूरा करंट फ्लो करेगा। तो बल्ब जो है वो एकदम से ग्लो नहीं करेगा,
कुछ टाइम लेगा ग्लो होने के लिए, कुछ टाइम लेगा। ठीक है, सेम कंडीशन है, अगर हम इस स्विच को ऑफ कर देते हैं तो भी ये जो बल्ब है वो एकदम से बेटा डार्क नहीं होगा या एकदम से बंद नहीं होगा। इसकी जो अंदर लाइट है या इसका जो बोल सकते हैं लाइट एनर्जी है वो धीरे 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 मिनिमाइज होगी, इसकी ब्राइटनेस जो है धीरे 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 कम होगी, क्योंकि इसमें अभी मान लो करंट कितना है 0.2 एम्पियर, आपने स्विच को ऑफ किया, एकदम से करंट कितना एम्पियर होगा 1 एम्पियर, सॉरी 0.2 एम्पियर से एकदम से करंट कितना होगा 0 एम्पियर, और करंट डिक्रीज होगा तो ये कॉइल खुद अपने इंडक्टेंस की वजह से करंट इंड्यूस करेगी, ताकि वो जो करंट डिक्रीज हो रहा है उसको करंट को डिक्रीज ना होने दे। ठीक है, तो ऐसा होगा तो ना तो बल्ब एकदम से ग्लो करेगा और ना बल्ब एकदम से क्या करेगा बेटा डार्क बनेगा, मतलब एकदम से बंद भी नहीं होगा और एकदम से चलेगा भी नहीं। ऐसी जो प्रैक्टिकली ये सिनेमा हॉल्स वगैरह आप जब मूवी वगैरह देखते हो, जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो वहाँ जितने भी आसपास में इलेक्ट्रो बल्ब वगैरह लगे होते हैं वो एकदम से ग्लो नहीं करते। ठीक है, जैसे ये मूवी खत्म होती है वो लाइट एकदम से ऑन नहीं करते। ठीक है, वो आपको रेटिना पर इफेक्ट पड़ता है, आइरिस प्यूपिल का फंडा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बाय वे। तो वो क्या करते हैं वहाँ इंडक्टर लगा के रखते हैं पहले से। इंडक्टर क्या करता है, जैसे आप लाइट को ऑफ करोगे धीरे 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 लाइट क्या होगी, बल्ब क्या होगा डिम डिम होगा, और धीरे धीरे बल्ब क्या होगा अपनी ब्राइटनेस कम करेगा। और जैसे आप स्विच को ऑन करोगे तो एकदम से करंट इंक्रीज नहीं होगा, धीरे धीरे से करंट क्या ऑन होगा, धीरे धीरे से आपका बल्ब जो क्या करेगा बेटा, बल्ब आपका ग्लो करेगा। क्लियर है, तो ये हमारा किसकी वजह से होता है, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। ठीक है, माइंड में आ रहा होगा सेल्फ इंडक्टेंस हो क्यों रहा है, क्या रीजन है। देखो नाम से ही पता लगता है सेल्फ इंडक्टेंस होने का रीजन क्या है। मान लो ये आपके पास कॉइल है, बहुत ध्यान समझना बेटा कि क्या रीजन है बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होने का। मान लो ये आपके पास कॉइल है, इसमें से आपने पहले करंट पास किया 0.1, ठीक है, फिर करंट पास किया 0.2, फिर पास किया 0.3, फिर पास किया 0.4, फिर पास किया 0.5। तो आप धीरे धीरे इस कॉइल के अराउंड करंट को चेंज कर रहे हो, करंट इसकी वजह उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो रहा है चेंज, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से लिंक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड अगली वाली कॉइल से भी लिंक है, और अगली वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इस वाली कॉइल से भी लिंक है। जैसे आप करंट को बढ़ा रहे हो 0.1 से 0.2, 0.2 से 3, 4, फिर 5, वैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अराउंड है वो क्या होगा इंक्रीज। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इस अदर कॉइल के अंदर क्या जनरेट होगी ईएमएफ, और जो आपके अप्लाइड ईएमएफ को क्या करेगी अपोज बिकॉज ऑफ विच लॉ, लेंज लॉ। ठीक है, ये हमने बताया आपको सेल्फ इंडक्टेंस का रीजन। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हमने ये इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की कोफिशिएंट की वैल्यू पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, इन दोनों को पढ़ेंगे। इनका मैथमेटिकल टर्म क्या होगा, सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, इसको पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें ये क्या 2 आर्टिकल और बचेंगे। ठीक है बेटा, फिर हमारा जो नेक्स्ट होगा कंसेप्ट वो हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल्स पर होगा, इस सेल्फ इंडक्टेंस पर न्यूमेरिकल्स, और म्यूचुअल इंडक्टेंस पर, और सोलिनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस पर कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर अटेंशन, धन्यवाद।